ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 27वें अध्याय का एक भाग हम सुना चुके हैं। आज दूसरा भाग। गोगा वीर ताल के भीतर कभी डुबकी मारते थे और कभी कलाबाजी खाकर उल्टे पुल्टे हो तैरने का आनंद लेते थे। ये कटोरा ताल राजा सिंदा सिंह ने अपनी लाडली बेटी श्रीयल के नहाने के लिए ही बनवाया था, जहाँ पुरुष प्रवेश तथा नहाने और कपड़े धोने की सख्त मनाही थी। गोगा वीर काफी देर से कटोरा ताल में उछल कूद कर रहे थे। जब उनका जी अच्छी तरह भर गया तो ताल से बाहर निकले। बदन पर चमेली के तेल की मालिश कर पोशाक पहन गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धरा। एक लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाकर एक लोटा जल का नीले घोड़े के पास ला रखा और मन ही मन खुश हो उस पर हाथ फेर हंसने लगे। बेचारा नीला घोड़ा बहुत परेशान था। वह सोच रहा था, यह मनुष्य जाति कितनी खुदगर्ज, लालची और मतलबी होती है। इसे दूसरे के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। अपने सैर सपाटे, मौज बहार, नाच कूद में कमी नहीं आनी चाहिए। वह मन ही मन जल भुन रहा था। गोगा वीर से आते ही बोला, भैया अब मेरा काम समाप्त हो गया। आप अब अपनी ससुराल में जाकर सासू रानी से आरती उतरवाओ और राजा सिंदा सिंह की बेटी से ब्याह कर जब जी चाहे घर चले आना। मैं तो अभी महारानी बाचल के पास जा रहा हूँ। गोगा वीर अपने बहादुर घोड़े की जली कटी बातें सुनकर ताज्जुब करने लगे। नीला इतना समझदार होकर आज किस तरह की बात कर रहा है। गोगा वीर ने उसे सहलाकर पीठ थपथपाकर उसकी नाराजगी का कारण जानना चाहा। नीले की नाराजगी का क्या कारण है? ये किस कारण रूखा रूखा बोल रहा है? गोगा वीर की मीठी चुपड़ी बातों को सुनकर नीला बोला, गुरु भाई गलती तुम्हारी नहीं, हमारे पूर्व जन्म के पापों के कारण ही हमें सताए जाने व दुख उठाने के लिए मनुष्य जाति के हवाले किया है। मतलब कि मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ तो क्या हूँ तो आखिर जानवर और पशु ही। जानवर पशु के ना जान होती है ना दिल। मन तो जानवर के भगवान ने बनाया ही नहीं। उसका काम तो मालिक के डंडे खाकर उसकी सेवा शुश्रूषा करना है। खाना दाना देना ना देना मालिक की मर्जी पर निर्भर है। चाहे जब दे, जब जानवर को भूखा मारे। जब उसका मतलब हुआ खुशामद कर ली, मतलब निकल जाने पर पानी तक को ना पूछे। जानवर को न गर्मी लगती है न सर्दी। ये सब आराम तो मनुष्य के लिए है, क्योंकि धर्म पुण्य करने के लिए उसे मनुष्य का चोला मिला है। आपने अपने जी में ये भी सोचा, जिसने महीनों तक सफर दिनों में पूरा किया है। इस जानवर के न दिल है न आत्मा। भूख प्यास और आराम इंसानों के लिए ही परमात्मा ने पैदा किए हैं। मैं तो आज ही ददरेवा नगर पहुंचकर अपनी बाछल मौसी से कहूँगा कि राजा सिंदा सिंह के सिपाही आपके बेटे को पकड़कर अपने साथ ले गए। गोगा वीर ने बिना इजाजत राजा के जनाना बाग में जाकर कटोरा ताल में नहाकर राजा के बने कानून को तोड़कर बड़ा भारी अपराध किया था। गोगा वीर से इतना कहकर नीले घोड़े ने एक जोर का झटका अपनी गर्दन से मारकर पेट से बंधे रस्सी का बंधन तोड़ दिया। अपने घोड़े का विकराल रूप देखकर गोगा वीर ने अपनी भूल और लापरवाही पर काफी पश्चाताप किया। वह अपनी गर्दन झुकाकर बोले, गुरु भाई वाकई मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैं अपनी मस्ती के कारण दुनियादारी की सभी सुध बुध खो बैठा था। और रही साथ छोड़ने की बात, तो ये हमारा तुम्हारा मित्रता का बंधन मरने के बाद भी ना छूटेगा। तुम्हारा एहसान क्या भुला देने के काबिल है? मेरी सारी मुश्किल क्या बिना तुम्हारे निपट सकती थी? तुम मेरे बड़े भाई हो, क्या अपने छोटे भाई का पहला अपराध क्षमा ना करोगे? अब ऐसी भूल सपने में नहीं ना करूंगा। परदेश में तुम्हारे सिवा और किसका सहारा है? अब तुम गुस्से को थूक कर स्नान ध्यान से फारिग हो, खाने दाने से निपट लो। अगर परदेश में हम दोनों में मनमुटाव होगा तो दुश्मन हमें चुटकियों में मसल डालेगा। तुम समझदार हो, जग हंसाई मर जाने से भी बुरी चीज है। अब गुस्सा त्याग कर मुझे क्षमा कर दो। इतना कह अपने घोड़े का सामान उतार कटोरा ताल में उसे भी स्नान कराया। नीले घोड़े ने महकदार जल में स्नान कर खूब जल कीड़ा की और उसके निर्मल जल को एकदम कीचड़ के समान गंदा कर डाला। धमा चौकड़ी करके कटोरा ताल की कई सीढ़ियां तोड़ डाली। गोगा वीर अपने घोड़े की करतूत को देखकर घबरा गए। अपना गुस्सा दबाकर कहने लगे, नीले भैया
जिसका ये कटोरा ताल है, अगर वह इस समय यहाँ आ जाए तो हम दोनों गुरु भाई का भली प्रकार स्वागत करेगा। परदेश में छठी का दूध याद आ जाएगा। वह मुझे बंधन में डालकर तुमसे जिंदगी भर ईंट पत्थर ढुवाएगा। नीला बोला, भैया घबरा गए? तुम्हें मालूम नहीं, बागड़ वालों का नाम सुनकर ही अच्छे अच्छे चौकड़े भूल जाते हैं। क्या गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चेलों को सताने वाला कोई सूरमा इस धरती पर जन्मा है? ये जो उधम मैंने मचाया है, ये यहाँ के राजा सिंधा सिंह को एक चुनौती मात्र है कि यहाँ बागड़ प्रांत के वीर आ पहुँचे हैं। जिस बागड़ देश के घोड़े इतने बलवान और निडर हैं, वहाँ के वीर बहादुर नर कैसे होंगे? भैया अब बाग में चलो, मेरी तो भूख के मारे जान ही निकले जा रही है। अपने घोड़े की बात सुनकर गोगा जी ने पल भर भी देर लगाना मुनासिब नहीं समझा। वह नीले घोड़े को उसका साज पहना, उसके ऊपर सवार होकर बाग के फाटक पर आ पहुंचे और दरबान से बोले, ए चौकीदार, फाटक खोलो, हमें बाग की सैर करनी है। घोड़े की सजावट और गोगा वीर की शानो शौकत देखकर दरबान दोनों हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान, मैं यहाँ के राजा सिंधा सिंह की बेटी श्रीयल राजकुमारी का नौकर हूँ। अगर मैं उनकी आज्ञा बिना फाटक खोल दूंगा तो बाल बच्चों सहित कोलों में पिसवा कर मार दिया जाऊंगा। आशा है आप मेरे गरीब बच्चों पर रहम खाकर उन्हें मरने से बचाएंगे। बाग के चौकीदार का किड़गाना नीले घोड़े से ना देखा गया। वह बोला, गोगा भैया, ये किसी भी तरह दरवाजा खोलने में असमर्थ है। तुम संभल कर मेरी काठी पर बैठो, मैं अभी आपको बाग के भीतर पहुंचाई देता हूँ। इतना कहकर घोड़े ने अपने पंख फैलाकर उड़ान भरी और फाटक फांदकर बाग के भीतर जा उतरा। गोगा वीर ने खुश हो घोड़े की पीठ से उतरकर नीले को पेड़ से बांधना चाहा तो वह झटके के साथ अपनी लगाम छुड़ाकर गोगा वीर से बोला, क्या मुझे भूखा मारने का इरादा है जो पेड़ से बांध रहे हो? इतना कहकर पेड़ पौधों पर भेड़िए के समान टूट पड़ा और सेब, संतरे, केले, अमरूद, आम, अलूचे खूब जी भर कर खाए। जब खूब पेट भर गया तो पेड़ पौधों को तोड़ तोड़ कर अपने खुरों से कुचल कर बर्बाद कर डाला। पेड़ पतझड़ के समान दिखाई देने लगे। जब अपने घोड़े की लीला गोगावीर से न देखी गई तो वह दूसरी तरफ मुंह फेर कर निकल आए। आगे बढ़ने पर उन्हें क्या एक बड़ा ही खूबसूरत सजा सजाया बंगला सामने दिखाई दिया, जिसे देखते ही पहचान गए, अरे यह तो मेरे सपने वाला ही वही बंगला है। जब गोगावीर ने बंगला देखकर उसमें भांति भांति की चित्रकारी, मुलायम रेशमी गद्दे, तोशक तकियों वाले पलंग के बिस्तर देखे, गोगा जी महाराज थके तो थे ही, झटपट अपना पटका सिरहाने धर बिस्तर पर आराम फरमाने लगी और शेष नाग पहरा देने लगे। नीले घोड़े ने जब यह देखा कि गोगा भैया का दूर तक पता नहीं है तो निडर होकर और भी ज्यादा धमाचौकड़ी मचाने लगा। वह सब सब्जियों की क्यारियों और फुलवारियों को अपने खुरों से कुचल का सत्यानाश करता हुआ गोगा वीर को ढूंढता हुआ सारे बाग में चक्कर लगाने लगा। जब गोगा वीर कहीं दिखाई नहीं दिए तो बड़ी सोच में पड़ गया, क्या मुझसे नाराज होकर तो यहाँ से नहीं चले गए या किसी से कहा सुनी तो नहीं कर बैठे? मुझे उनकी मर्जी के बिना इस प्रकार उत्पात नहीं मचाना चाहिए था। मैं तो उनकी भलाई के लिए ही ये सब लीला कर रहा था। बिना लीला किए हमें कौन जानता कि बागड़ देश वाले आ पहुंचे हैं। इस प्रकार सोच से में डूबा नीला घोड़ा बंगले के पास जा पहुंचा और खिड़की में से झांक झांक कर देखने लगा। पलंग पर सोते हुए गोगा जी पर उसकी नजर पड़ गई, जिनका पहरा शेषनाग दे रहे थे। तब नीले की जान में जान आई। वह उन्हें बंगले में सोता देख फिर विनाश लीला पर उतारू हो गया। बाग में बच्चे कुचे, लता कुंज, बेल बूटे सारे ही अपने पैरों से कुचल कर तहस नहस कर डाले। दोपहर हो जाने के कारण बाग का माली भी रोटी खाकर बेफिक्री से बगिया में सो गया था। इधर नीला धमा चौकड़ी मचा मचा कर थक गया। शाम के समय राजकुमारी श्रीयल अपनी सखी सहेलियों को संग लेकर अपने महल से बाग की बसंत बहार का आनंद लेने जा पहुंची। जब वह सब सखी सहेलियों के संग अपने अपने डोलों में से उतरी तब सबसे पहले उसकी नजर कटोरा ताल पर ही पहुंची, जिसकी कई सीढ़ियां टूटी फूटी पड़ी थीं।
और उसमें से लीद और पेशाब के कारण बड़ी भारी दुर्गंध उठ रही थी। बदबू के कारण सबका दिमाग फटा जा रहा था। राजकुमारी शियल की एक सहेली बोली, राजकुमारी शियल जी, पहले कपड़े उतारकर आप स्नान ध्यान करो, बड़ा आनंद आएगा। राजकुमारी को चिंता के कारण बेसमय का मजाक अच्छा न लगा। वह चौकीदार और बाग के मालिक की लापरवाही के कारण काफी गुस्से में थी, जिन्होंने उधम मचाने वाले को न रोककर लापरवाही की हद ही कर दी थी। मैं आज ही पिताजी से कहकर इन्हें काफी सजा दिलवाऊंगी, तभी इन लोगों की बुद्धि ठिकाने आएगी। इस प्रकार सोचती विचारती जब अपनी सखी सहेलियों के साथ फाटक के रास्ते बाग में घुसी और अपने नौलखे बाग की हालत देखी, तब तो तौबा ही मुख से निकल पड़ा। राजकुमारी शियल से अपने बाग की हालत देखी नहीं गई। पहरे पे चौकीदार वह मालिक को ना देख वह आग बबूला हो गई और शेरनी की तरह आगे बढ़कर सोते हुए मालिक को जगाया और कड़क कर कहा, तुम्हारे सोते हुए बगिया का सत्यानाश कैसे हुआ? तुम्हें रखवाली के लिए नौकर रखा गया है या आराम तलबी के लिए? ना मालूम किस नालायक घुड़सवार के घोड़े ने बाग में घुसकर सारी बगिया की फुलवारी का सत्यानाश कर दिया है। माली आंख मलते हुए उठकर बोला, राजकुमारी जी, मैं तो फाटक बंद करके अभी अभी लेटा था। मैंने तो किसी घुड़सवार को बगिया के अंदर जाते हुए नहीं देखा। ना मालूम जरा सी देर में ऐसी प्यारी बगिया की सारी रौनक किसने बिगाड़ डाली। जग देर पहले तो खूब बाग बहार और फुलवारी खिली हुई थी। इतना सुनकर श्रीयल गुस्से में भरकर बोली, और ये कटोरा ताल को भी तुम्हारे जरा देर सोने से ही दुर्गंधयुक्त बनाकर सारी सीढ़ियां तोड़ डाली गई। राजकुमारी श्रीयल को बागवान से उलझते देखकर पेड़ के पास खड़ा नीला घोड़ा खूब जोर से हिनहिनाया। तब राजकुमारी श्रीयल और उनकी तमाम सहेलियों की नजर उधर नीले घोड़े की तरफ गई। सबने उस नीले रंग के विचित्र घोड़े को बड़े गौर से देखा और उसकी विचित्रता को देखकर उसके निकट जा पहुंची। नीला घोड़ा अकड़ के साथ खड़ा होकर राजकुमारी श्रीयल की सहेलियों को देखकर उसी प्रकार मन ही मन मुस्कुराया जिस प्रकार सब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब राजकुमारी श्रीयल ने पंखयुक्त नीले घोड़े को पेड़ के नीचे खड़े देखा तो राजकुमारी श्रीयल को बड़ा ही कौतूहल हुआ। राजकुमारी अपनी सहेलियों से बोली, घोड़ा तो काफी सुंदर है, इस पर इसका सवार दिखाई नहीं देता, वह किधर चला गया? अभी सहेलियों ने कोई उत्तर दिया भी नहीं था कि नीला घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला, भाभी जी नमस्कार, आपको जिसकी तलाश है वह मेरा स्वामी है। वह सामने वाली चित्र सारी में पलंग के ऊपर आराम से सो रहा है। घोड़े को मनुष्य की बोली बोलता देख राजकुमारी श्रीयल को और भी ताज्जुब हुआ। ये तो मनुष्य की बोली समझता भी है और बोलता भी है। फिर वह गुस्से से बोली, ए गुस्ताख अश्व, इसके मतलब ये हुआ कि इस बगिया की फुलवारी और क्यारियां उजाड़ने तथा मेरे कटोरा ताल का पानी गंदा करने वाला तू ही है और अब मुझे भाभी कहकर ज्यादा गुस्ताखी कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे सवार को इसका दंड मिलेगा। राजकुमारी श्रीयल को 16 श्रृंगार किए हंसनी के समान अति सुंदर बदन देखकर नीले घोड़े ने गोगा वीर की तकदीर की मन ही मन सराहना की और हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी आप भाभी कहने से व्यर्थ बुरा मान गई। मेरा जो सवार है उससे मेरा गुरु भाई का नाता है और आप उनकी भार्या हैं। इस अधिकार से ब्याह हो जाने पर आप मेरी भाभी हो जाएंगी। बे माता के लिखने को मिटाने की शक्ति तो ब्रह्मा में भी नहीं है। मेरा सवार आपके पलंग पर सुख की नींद सो रहा है। आप जाकर अपने पतिदेव के दर्शन करो और मेरा पीछा छोड़ो। ऐसी गुस्से वाली भाभी को मेरा दूर से ही नमस्कार। नीले घोड़े की गुस्ताखी भरी बात सुनकर राजकुमारी काफी क्रोध में भर गई। पेड़ की टूटी हुई टहनी को हाथ में उठाकर बोली, अरे गुस्ताख, जरा ठहर, तेरी बार बार की गुस्ताखी का मजा चखाती हूँ। ना मालूम तुम बेवकूफ किस नगर के रहने वाले हो। हमारे यहाँ तो सब बड़े बूढ़े लोग लड़कियों को बेटी और बराबर वाले बहन जी और छोटे बच्चे बुआ कहकर बुलाते हैं। ले अब भाभी कहने का मजा चख। यह कहकर 6-7 संटी नीले की पीठ पर तड़ातड़ जमा दी और बोली, अब भाभी कहकर बोल, अपनी पिटाई की परवाह ना कर। नीला घोड़ा बोला, हमारे बागड़ प्रांत में जो गौगवीर का ददरेवा नगर है,
चाहे आधी ब्याही हो चाहे सारी, छोटे भाभी कहकर ही पुकारा करते हैं। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, अपने अपने प्रांत की बोली जुदा जुदा होती है। रही बात मुझे मारने की, तो हमारे यहाँ तो देवर भाभी ब्याह हो जाने के बाद ही संटी खेलने का खेल खेला करते हैं। मैं तो अपना नेक जब भी पूरा कर लूँगा जब मेरी पीठ पर सवार होकर आप हमारे घर पहुंच जाओगी और कुआं पूजने नौलखे बाग में पहुंचोगी। राजकुमारी शियल की सब सखियां नीले घोड़े की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर राजकुमारी का मुंह देख रही थीं। राजकुमारी शियल से अपनी सहेलियों का मन ही मन मुस्कुराना छिपा ना रहा। वे कहने लगी, बेवकूफों के मुंह लगना व्यर्थ है, आखिर है तो जानवर ही। नीला घोड़ा बोला, ठीक है, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अपनी चित्र सारी में पहुंचकर अपने पति गोगावीर के बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर जगा लेना। लेकिन मेरा मालिक बड़े ही गुस्से वाला है, उसके कोड़ों की मार से मेरी पीठ सूजी पड़ी है। ऐसा ना हो कच्ची नींद से जगने के कारण एक दो कोड़ा मारकर आपकी पीठ भी सुझा दे। मैं तो बुराई के बदले भी भलाई ही करने वाला हूँ। इतना सुनकर राजकुमारी शियल अपनी सखियों से बोली, इस विचित्र घोड़े के सवार को भी अवश्य देखना चाहिए, जिसने मेरी चित्रसारी में पहुंचकर मेरे पचरंग पलंग पर सोने की गुस्ताखी की है। तुम थोड़े से फूल यहीं से उठा लो, ना मालूम किस मौके पर काम हो जाए। श्री गोगा महापुराण 27वां अध्याय समाप्त। कल 28वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।